बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वही हुआ जिसका हमें डर था कि हमने क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा कोकेन डीलर पकड़ लिया, तो अब वो बहुत कोई मशहूर लोगों का नाम बताएगा जिससे पूरा एक तहलका मच जाएगा। यानी कि हमारी ही एप्स्टीन फ़ाइल चल रही है यहाँ पे। और जिन मशहूर लोगों का नाम लिया उन्होंने, उनका नाम आपको भी नहीं पता होगा। सारे अपने गूगल पे सर्च कर रहे होंगे कि मुनीब भट्ट कौन है। और जो मॉडल सारा, एक जेनेरिक नाम है सारा, मॉडल सारा, और एक MQM का गालबन MNA या MP है इसका नाम सामने आया। और इससे पता चलता है कितने गहरे मरासिम थे हर जगह इस अनमोल उर्फ पिंकी के। और इससे साबित ये होता है कि ये जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ है ये कितना गहरा है। इनफैक्ट मरीम नवाज साहिबा ने कहा कि ये तो वाकई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उन्होंने भी अदारों से तलब कर ली इन्फॉर्मेशन इसके बारे में ताकि वो इसका लाहौर का गैंग बस्ट कर सकें। वैसे मेरी दानिश के मुताबिक CCD ने सारे ड्रग डीलर मार नहीं दिए थे। लाइक ड्रग्स ख़त्म हो गए पंजाब में, ये तो CCD ने हमें बताया था। ये हमें मरीम नवाज साहिबा की गवर्नमेंट ने बताया था बार बार कि जनाब CCD दे ओनली किल हार्डन्ड क्रिमिनल्स, और वो भी इनकाउंटर में जब वो वापस फायर मारते हैं। एंड वी हैव किल्ड ऑल ऑफ देम। देयर आर नो क्राइम इन पाकिस्तान, सॉरी पंजाब, बट पंजाब इज़ पाकिस्तान बेसिकली। तो बेसिकली आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है दिन दहाड़े, और इसकी इंसेन कवरेज हो रही है। मसलन कि मैं एक टिकर देख रहा था न्यूज़ चैनल में कि पॉलिटिशियन नेम फाइनली रिवील्ड इन कोकेन ड्रग केस। लाइक व्हाट इज़ गोइंग ऑन। कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा कि जो अरमगान का केस हुआ था कराची के अंदर, उसके अंदर एक सेलिब्रिटी का बच्चा का नाम सामने आया था जो वीड सप्लाई कर रहा था। क्या बना उसका? कुछ भी नहीं। इट इज़ जस्ट अ फुगाजी, इट्स फेक। आप लोग प्लीज़ इस नॉनसेंस में ना पड़ें। बस 3 करोड़ रुपए के ड्रग्स मिले हैं इस औरत से। और आपको पता है कि सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन इनटू सुथरा पंजाब पे क्या करप्शन रिवील हुई है? 1 अरब रुपए की। यानी 3 करोड़ और 100 करोड़ एक जगह इन्वेस्टिगेशन पे। मरीम साहिबा कहती हैं कि जनाब इससे मज़ीद इन्वेस्टिगेशन हो चाहिए सुथरा पंजाब वाले स्कैंडल पे, पर कोई मेन स्ट्रीम ये नहीं कवर करेगा। बिकॉज सुथरा पंजाब मुझे और आपको अफेक्ट करता है, हमारे पैसे लगते हैं उसके अंदर। और सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट वन ऑफ द फ्यू प्रोजेक्ट था मरीम नवाज का जिसके एक्चुअल टेंजिबल नज़र आ रहे थे। और पता है करप्शन क्या हुई है? कि मिसाल के तौर पे डंपर रिक्वायर्ड है X साइज़ का, तो X साइज़ की उन्होंने रेंट लिया सरकार से, लेकिन उससे छोटा डंपर इस्तेमाल किया। लिटरली हम कूड़े के इकट्ठे करने में करप्शन कर रहे हैं। द बॉटम ऑफ द बैरल। मसलन हमने कोकेन क्वीन पकड़ लिए, लेकिन कचरा सेठ हमसे नहीं पकड़ा जा रहा। ये जो कचरे की माफिया, आई कांट बिलीव मैं ये लफ्ज़ कह रहा हूँ, ठीक है। हमने बेगर माफिया सुना था, ड्रग डीलर्स का माफिया सुना है, शुगर माफिया सुना है, पर कचरा माफिया भी है जो यहाँ ऑपरेट कर रहा है। आई मीन इट्स ऑलमोस्ट एज इफ़ कि अगर आप लोगों की विल रिप्रेजेंट ना करो, ब्यूरोक्रेसी को अनलिमिटेड पावर्स दे दो, तो करप्शन ज़्यादा हो जाती, कम नहीं हो जाती। आपको याद है रोज़ भाई कुछ अर्सा पहले हर TV चैनल कहता था जी टेक्नोक्रेट से गवर्नमेंट होनी चाहिए। सर जो टेक्नोक्रेट्स होते हैं ना, द टेक्निकल पीपल, हालांकि कोई समझा नहीं पाता टेक्नोक्रेट क्या होता है। जो टेक्निकल लोग होते हैं ना सर, ये फिर मुल्क को सही चलाते हैं। इस वक्त टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट है। इनफैक्ट इमरान खान के दौर में भी सपोजेड टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट थी। PDM 1 में भी, PDM 2 में भी, जो बीच में अनवारुल हक काकड़ साहब आए थे वो भी टेक्नोक्रेट थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह मामलात ऐसे हैं कि टेक्नोक्रेट्स ने तो ले दे गए। बल्कि मंसूर अली खान साहब ने कहा था ये जो पिंकियाँ और पिंके हमारी गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, जो लूटी जा रहे हैं, लूटी जा रहे हैं, लूटी जा रहे हैं, इनको पकड़ना चाहिए। इनफैक्ट फैसल वोडा साहब ने तो इस पर शायरी कर दी। फैसल वोडा साहब किसी रोमांटिक माहौल में थे। उन्होंने शायरी करते हुए बताया कि मैं देखना चाहता हूँ कि ड्रग डीलर पिंकी को मेडल मिलेगा कि नहीं, क्योंकि मेडल्स का सीज़न चल रहा है। बहुत सारे लोगों को मेडल मिला है। इनफैक्ट कुछ ऐसे लोगों को मेडल मिला है जो आप भी सर खुजा रहे हैं कि इन्होंने किया क्या है। जैसे वो CSS अफसर, यू लाइक व्हाट डिड शी डू? मुझे कोई मानी नहीं है कि उन्होंने PTI पे क्रैकडाउन किया है या नहीं। मुझे ये मानी है कि यार हमारे नेशनल मेडल का कोई मेरिट है, कोई वैल्यू है। मसलन हम एट द सेम टाइम हदीका कियानी साहिबा को दे रहे हैं जिनकी सर्विसेज हैं पाकिस्तान को, एट द सेम टाइम हम इस CSS ऑफिसर को भी दे रहे हैं। मतलब हमने अपनी ही चीज़ों को डिवैल्यू, जैसे हमने कोर्ट्स को डिवैल्यू किया, ब्यूरोक्रेसी को डिवैल्यू किया, सियासत को डिवैल्यू किया, हमारी मिलिट्री की प्राइड को डिवैल्यू किया, नेशनल अवार्ड्स को डिवैल्यू किया। पाकिस्तान में किसी चीज़ की वैल्यू है? करेंसी तो वैसी हमारी डिवैल्यू होती रहती है, तो पाकिस्तान में किसी चीज़ की वैल्यू ऐसा सच नहीं है। फैसल वोडा साहब ने कहा कि काफ़ी आयरॉनिक है कि पिंकी रूलर्स हु टर्न द ड्रग डीलर इनटू पिंकी हैव इंट्रेंच्ड इन द पिंकी डेमोक्रेटिक सिस्टम फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान राइट अप टू नाउ, यानी कि 47 से लेकर आज तक। उन्होंने कहा
सब मुलव्वस हैं. They've sunk the future of Pakistan's children and coming generations. Until these pinky rulers face true accountability, this pinky democratic drama will keep dragging on. I mean, जब फैसल वोडा साहब ये बातें कर रहे थे तो थोड़ा सा आपको आयरनी फील हुई कि फैसल वोडा साहब ये बातें कर रहे हैं. फैसल वोडा साहब इज़ नॉट द मोस्ट डेमोक्रेटिक पर्सन. जस्ट सेइंग. फैसल वोडा साहब का जो माजी है, जो उनका करंट अफेयर है, उनके पास वही मैजिकल मिस्टिकल पावर्स हैं जो शेख रशीद के पास थी, जो एक ज़माने में चौधरी शुजात चौधरी परवेज़ इलाही वगैरह के पास थी. दे वर वेरी क्लोज टू समबडी. किसके क्लोज होते हैं ये लोग? लाइक शेख रशीद किसके क्लोज था बड़ा? आई वंडर, लाइक आई वॉन्ट टू से कि उनका रिलेशनशिप पिंडी में बड़ा स्ट्रॉन्ग था, बट आई ऑल्सो लाइक फ्रीडम. ठीक, बट ऑल आई एम गोइंग टू से इज़ कि इनका रिलेशनशिप गेट नंबर 4 से बड़ा करीब है. सो द आइडिया इज़ कि एक बंदा जो मोस्ट डेमोक्रेटिक वे इन पाकिस्तान से पॉलिटिक्स में आया है, वो लेक्चर दे रहा है करंट गवर्नमेंट को डेमोक्रेसी के बारे में. एंड द फनी थिंग इज़ ही इज़ राइट. तो पाकिस्तान के अंदर आयरनी के जो लेवल्स हैं, कई दफ़ा हम भी बैठ के सोचते हैं कि यार नहीं हो पाएगा. मतलब कि हमारा सिस्टम फट के फ्लावर हो गया, कुछ रहा ही नहीं है इसके अंदर. एंड में उन्होंने कहा ये तो इब्तदा है स्कैंडल्स की, रोता है क्या आगे आगे देखें स्कैंडल से होता है क्या. अब इसको समझें ये हो क्यों रहा है और देखो कराची से क्यों पकड़ा है. क्योंकि पिंकी साहिबा का ऑपरेशन लाहौर में भी था, इनकी गिरफ्तारी लाहौर में भी डाल सकती थी, इनके मकानात लाहौर में भी थे. पता नहीं शायद 28वीं तरमीम आ रही है और ज़रदारी साहब मान नहीं रहे और एक इंतहाई प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है पीपीपी पे. उस प्रेशर का लेवल ये है कि एक मीटिंग अंदर शाजिया मरी साहिबा ने बिलावल भुट्टो साहब की बात में कुछ ऐड करने की कोशिश, तो बिलावल भुट्टो साहब स्नैप कर गए. सारा लिबरलिज्म उठा कर उन्होंने कूड़े में फेंक दिया, सारी वीमेंस प्रोटेक्शन उठा के कूड़े में फेंक दी. पॉइंट ब्लैंक उन्होंने कहा कि लिसन शट अप. उन्होंने एग्जैक्ट वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, लिटरली उनके मुंह पे लिखा होता बी क्वाइट. सही है. हाँ, मगर इट वाज द मोस्ट पोलाइट वे ऑफ बेसिकली टेलिंग समवन टू शट. लाइक थैंक यू. ठीक है, आने से मैं भी ये करूँगा. लाइक उसवा स्टार्ट टॉकिंग इन बिटवीन हमारे किसी काम में, लाइक थैंक यू. अरे हमारी कौम का लीडर कर रहा है, फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर कर रहा है, राइट. सो वी हैव टू लुक एट दीज थिंग्स. बिहाइंड द कैमरा उसवा टोटली कन्फ्यूज है कि मेरा नाम किस कॉन्टेक्स्ट में लिया गया, बट इट्स फाइन. तो बेसिकली 28वीं तरमीम जो आनी है, जिससे 18वीं तरमीम की काफ़ी चीज़ें रोल बैक होनी है, उसका एक प्रेशर का माहौल क्रिएट किया जा रहा है. इट इज़ अ मैसेज बीइंग सेंट कि जनाब जो आपके ये मिनी स्कैंडल्स चल रहे हैं ना, जो हमें पता है, यानी डीप स्टेट को पता है, हम ये खोल देंगे. क्या करेंगे आप? मसलन अनकरीब पता चलेगा कि पिंकी साहिबा जो हैं वो किसी पीपीपी के सियासतदान का नाम ले लेंगी, वो किसी बहुत करीबी सिंध के ब्यूरोक्रेट का नाम ले लेंगी जो ज़रदारी साहब के साथ ऐसे है. हू नोज़. इनफैक्ट अब एक और ख़बर भी सामने है कि शायद पिंकी साहिबा की तबीयत ख़राब हो गई है, उनको किडनी और लिवर में पेन हो रही है, जगह जगह उनके एक्सरे हो रहे हैं. सो दोनों ऑप्शंस दिखा दिए हैं डीप स्टेट ने कि देखो पिंकी की तबीयत भी बहुत ख़राब हो सकती है और वो शायद दुनिया में नहीं रह सकती, या फिर पिंकी सब कुछ बता भी सकती. दिस इज़ हमारी पॉलिटिक्स की रियलिटी कि हमारे सियासतदान इतने गंदे हैं कि वो एक्सप्लॉयट होते हैं, वो खुद एड एंड अबेट करते हैं क्रिमिनल्स को, और डीप स्टेट इसको देखता है, एंजॉय करता है, सिस्टम इसके ऊपर चलता रहता है, नाचता रहता है. ये जो इलेक्टेबल्स थे ना, इनको शिफ्ट किया जाता था आगे पीछे ताकि कंट्रोल इनके थ्रू हो सके. मसलन आपको लगता है कि जब आप शुगर कार्टेल के जहांगीर तरीन साहब को जमात में शामिल करते हैं या उनकी बनाई हुई जमात में जाते हैं तो यू हैव एनी पोलिटिकल फ्रीडम? नॉट रियली. यू आर स्टक. अगर ओन चौधरी साहब आपकी जमात में, आपकी कोई पोलिटिकल फ्रीडम है? ये लोग स्कैंडल रिडन होते हैं. मैं इनकी फ़ाइलें इतनी तैयार होकर पड़ी थी, ये वही फ़ाइलें जो इमरान नियाज़ खान भाई पढ़ते थे और कहते थे कि जनाब आप कैसे इन लोगों का साथ दे सकते हैं, हजूर आप इन्हें जमात में कैसे शामिल कर सकते हैं, या आप इन लोगों के साथ सियासत कैसे कर सकते हैं. और नून लीग बैठे है साथ तमाशा एंजॉय कर रही है. जॉर्ज ऑरवेल के नॉवल 1984 और क्रिश्चियन बेल की साइफाई एक्शन मूवी इक्विलिब्रियम के दरमियान क्या कॉमन है? इमीडिएटली देखते हैं तो लगता है कुछ भी नहीं, लेकिन जब गहराई में जाते हैं तो पता लगता है कि ये दोनों थीमेटिकली एक चीज़ के बारे में, वो है डिस्टोपियन गवर्नमेंट, जिसको बिग ब्रदर भी कहते हैं. जो बिग ब्रदर जो हमेशा देख रहा होता है आपको. बिग ब्रदर का चर्चा तो बहुत है आजकल पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड थीम्स को समझने के लिए हमने द क्लब बनाया, क्योंकि पहले तो सिर्फ एक बुक क्लब हुआ करता था पिछले 1-1.5 साल के लिए, लेकिन अब हमने उसको एक यूनिवर्सल क्लब बना दिया है.
इसके अंदर किताबें, पॉपुलर फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज, आर्टिकल्स, पब्लिश्ड पेपर्स, इन सारों का मजमुआ बना के हम थीमेटिकली मंथ टू मंथ कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को एक ग्रुप सेटिंग के अंदर एक कम्युनिटी के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं eonpodcast.com पे जाएं और अपनी मेंबरशिप परचेज करें ताकि हम जुमे के जुमे आपसे मुलाकात कर सकें। सी यू देयर इंशाल्लाह। हालांकि हार्श रियलिटी ये है कि 18वीं तरमीम में जो सूबों को पावर मिली थी, बेशक उन्होंने वो एक्सरसाइज की या नहीं की, उन्होंने वो फंड्स इस्तेमाल किए नहीं किए, वो एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन के लिए नेसेसरी था कि फेडरल गवर्नमेंट चीज़ें ना डिसाइड करे, इलाके डिसाइड करें। उसका अगला स्टेप ये था कि यूसियाँ डिसाइड करें। खैर पंजाब में तो हमने वो अचीव नहीं किया, अभी शायद इलेक्शंस हो जाएं यूनियन काउंसिल्स के, लेकिन गैर पार्टी लाइन्स पे, विच इज़ अबसर्ड। इट इज़ जस्ट इनसेन, बिकॉज यूनियन काउंसिल की ना दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, एक इलेक्शन हो, दूसरा जो लोग उसमें इलेक्शन में जीते उनको एक्चुअली फ़ंड्स मिलें। तो अगर फ़ंड्स MPs और MNAs के पास रहने हैं तो यूसी के इलेक्शन कराना तो बेमायनी है, और अगर फ़ंड्स आगे ट्रांसफ़र होने हैं तो फिर MPs और MNAs मेक श्योर करते हैं कि उन्हीं के बंदे यूसीज़ के इलेक्शन जीते। तो मोर ऑफन दैन नॉट जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है वही अक्सर यूसी के इलेक्शन जीतती है, बिकॉज लोगों को पता है भाई हमारा काम नहीं होगा, हमारे हल्के को फ़ंड नहीं मिलेगा अगर इनकी मर्ज़ी का बंदा हमने नहीं जिताया। यानी कि हम जब सही काम भी करते हैं 18वीं तरमीम के तहत, आप समझें पावर जो है वो नीचे भेजते हैं, डेमोक्रेटाइज़ करते हैं चीज़ को, तो उसमें भी हम लूप होल बनाते हैं। जिस तरह मेयर ऑफ कराची तो है लेकिन पावर्स उसके पास लिमिटेड है, वो जगह जगह धक्के खा रहा होता है, मजबूर हो रहा होता है, उसके बावजूद वो इनकॉम्पिटेंट भी होता है। लेकिन ये एक हार्श रियलिटी है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम की। अब जरदारी साहब इस क्रिटिकल मोड पे क्या कर रहे हैं, 69 लोगों को उन्होंने सिविल अवार्ड दिया, उन्होंने 47 मिलिट्री लोगों को जो आर्म्ड पर्सनल के अवार्ड्स होते हैं वो दिए। कुछ लोगों के नाम आपको बता देते हैं, तबसरा नहीं इस पे करेंगे क्योंकि इस वक्त तो बेमायनी हो चुका है तबसरा। उन्होंने शाहिद खान अफरीदी साहब को दिया, अवैस लगारी साहब को दिया। अवैस लगारी साहब कौन है? हमारे पावर के मिनिस्टर, उनको अवार्ड मिला है फॉर व्हाट? फॉर बिजली लोड शेडिंग ख़त्म, फिनिश। लोड शेडिंग नहीं है पाकिस्तान में, बिजली फ्री है, फ्री। वी हैव गिवन हिम एन अवार्ड। अफरीदी साहब का बनता है, वो क्रिकेट बहुत देर से खेल रहे हैं, लेकिन जिस मोड पे उनको अवार्ड मिला है 2 साल ऑफ पॉलिटिकल बयानात के बाद, मतलब ये अवार्ड उनको 5 साल पहले मिलता तो बनता था हाँ यार क्रिकेटिंग एबिलिटी के ऊपर उनको अवार्ड मिला है, जो बनता है। शायद अफरीदी का क्रिकेटिंग करियर काफ़ी लंबा है, उन्होंने कई रिकॉर्ड कायम किए। क्रिटिकल थे वो 2009 के वर्ल्ड कप जो आप जीते, जो T20 का वर्ल्ड कप यूनुस खान की कैप्टनसी में जीते थे, उसके लिए बनता है। लेकिन क्या, तो इसमें जरदारी साहब बिजी हैं। क्यों? क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि यार मैं ज़िंदगी उस फेज़ में पहुंच गया हूँ जहाँ पे मेरी हेल्थ इतनी नहीं है, मेरी एज इतनी नहीं है, जो मेरे पॉलिटिकल वारसीन हैं वो माशाल्लाह बहुत समझदार हैं। मसलन हमारे जो पीपल्स पार्टी के पॉलिटिकल वारसीन हैं बिलावल साहब, क्या वो जरदारी साहब का जो जागीरदाराना निज़ाम और कंट्रोल है उसको चला सकते हैं? इट्स येट टू बी सीन। अच्छा, गवर्नमेंट तो ये हरकतें कर रही है ना कि नून लीग इन्जॉय कर रही है, इस्टेब्लिशमेंट इन्जॉय कर रही है, इस्टेब्लिशमेंट बैक पॉलिटिशियंस इन्जॉय कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी अपनी मज़े कर रही है, PTI भी अपना इन्जॉय कर रही है। मतलब कोई पीछे नहीं रह रहा इस बहती गंगा में, सब अपने हाथ धो रहे हैं। अब PTI के MNA हैं इकबाल अफरीदी साहब, NA44 खैबर से। उनके बेटे ने इटली में असाइलम ले लिया। यहाँ पे खाने को पैसे नहीं है, उनका बेटा इटली में असाइलम ले रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, ब्लू पासपोर्ट पे। मसलन ये निज़ाम जो इमरान खान की तौहीन कर रहा है, जिसने बकौल सलमान राजा के इमरान खान को टॉर्चर करके उनकी एक आंख की बीनाई ख़त्म कर दी है, उसी रियासत का दिया हुए ब्लू पासपोर्ट पे PTI का MNA इकबाल अफरीदी का बेटा असाइलम सीख कर रहा है इटली में। सुहेल वरायत साहब के अल्फाज में, क्या ये खुला तजाद नहीं है? क्या ये सब मिल के हमें बेवकूफ़ नहीं बना रहे? और जो वो बूढ़ी माई वाली मीम है उसके बकौल ये बिक गई है गवर्नमेंट, और फिर आगे वाली बातें हम कर नहीं सकते, लेकिन आप लोग सोच तो सकते हैं, बल्कि वीडियो पॉज करके वो मीम जाके फिर दोबारा वीडियो रीस्टार्ट कर सकते हैं। और ये हमें बताया कि इसने मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ इंटीरियर तलाल चौधरी साहब, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का MNA इकबाल अफरीदी का बेटा यूरोप गया ब्लू पासपोर्ट पे, और फिर उसने उस पर पोलिटिकल असाइलम ले लिया कि जनाब मेरे साथ बहुत ज़्यादती हो रही है। ये उन्होंने एक सेनेट स्टैंडिंग कमेटी के मीटिंग के अंदर बताया। PTI के लॉ मेकर ने कहा कि प्रीवेलिंग कंडीशंस कंटिन्यू, नो वन वुड चूज़ टू रिमेन इन द कंट्री। बड़ी अजीब सी बात है हजूर, NA44 के लोगों ने आपको इलेक्ट किया था इनको इन कंडीशन से बाहर निकालने के लिए, लेकिन आपको लगता है ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं, इसलिए अपना बेटा भेज दिया बाहर। मसलन सारी उम्र हमने कहा जनाब नवाज शरीफ साहब की क्या सियासत है, जब पावर में है तो यहाँ है, जब पावर से बाहर है तो इंग्लैंड है।
बेटे बाहर सेट किए हुए, तो हजूर आप भी तो यही कर रहे हैं। मसला क्या है? हम सब नवाज शरीफ साहब को गालियाँ देते हैं, पीपल्स पार्टी को गालियाँ देते हैं, लेकिन हमारे दिलों के अंदर नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी है। हम भी तो वही हरकतें करते हैं। भाई अगर आपको सिस्टम में ट्रस्ट नहीं है, आप सिस्टम चेंज करना चाहते हैं, आप कहाँ से करेंगे? यहाँ से करेंगे। शहादत के दावे हम सारी जमातों ने हमसे करवाए, सारी जमातों ने हमसे कस्में उठाई कि जनाब आपने शहीद होना है इस मुल्क के लिए। खुद उन्होंने क्या करना है? बाहर। ये तो आपके सामने है। और ये ब्लू पासपोर्ट की ज़रूरत क्यों बनी? ये भी बंदा सोचता है कि यार आप ग्रीन पासपोर्ट पे जाएं जो आपका है। ग्रीन पासपोर्ट की जो औकात है ना, हेनली के बकौल जो एक रैंकिंग एजेंसी है, वो 100वें नंबर पे आता है। हमें वीज़ा फ्री एक्सेस टू 30 कंट्रीज़। हम इराक, सीरिया और अफ़गानिस्तान से ऊपर हैं। इराक, सीरिया और अफ़गानिस्तान से ऊपर है। यानी हमारे ये हालात हैं। हमारी रैंकिंग इम्प्रूव हुई है अभी। हम 103 से 98 पे गए थे, यानी कि 2025 में 103 में थे, Jan 26 में हम 98 में थे, अब हम दोबारा 100 पे आ गए हैं। उसकी बुनियादी वजह है कि यार पीपल डोंट वांट दिस ग्रीन पासपोर्ट होल्डर टू ट्रैवल टू देयर कंट्रीज। यूएई ने आपका अभी आलू फिट कर दिए, वो पीछे हट रहे हैं। इंटरनेशनल न्यूज़ पे आएंगे तो उसको इंशाल्लाह और डिटेल में हम कवर करेंगे, बट बेसिकली आपको हर जगह से जवाब हो गया। मसलन आपके मुल्क के अंदर एक फ़ॉरेन पेपर सही तरीके से नहीं हो सकता। ब्रिटिश काउंसिल के तहत जो यहाँ पे कैम्ब्रिज के पेपर्स होते हैं, वो इतने अब लीक्स होना शुरू हो गए कि वो डेट पे डेट डाले जा रहे हैं। हमारा जो हमसाया है उसके बच्चे के ए लेवल्स हो रहे हैं, तो कल वो मुझे घर के बाहर मिल गया रात को। मैं कहा बाबे सुना, कहता है मेरा आज सुबह ही पेपर कैंसिल हुआ है, उसकी अगली डेट आएगी जून में। पूरे के पूरे बच्चों के करियर्स तबाह हो रहे हैं। क्यों? हम करप्शन नहीं रोक सकते। जाहिर है पेपर लोग ख़रीदना चाहते हैं तो ब्रिटिश काउंसिल से चोरी होती है ना, तो चोर हमारे अंदर है। अब इस पर सरकार ने कहा है कि जो सरकार का सबसे बेहतरीन इदारा है साइबर क्राइम के लिए, जो इदारा बनाया था हमने स्क्रैच से, जिसका पर्पस था कि पाकिस्तान में हमने साइबर क्राइम ख़त्म कर दिए, ऑनलाइन हरासमेंट केसेस हम ख़त्म कर देंगे, वाइट कॉलर क्राइम हम ख़त्म कर देंगे जो डिजिटली होती है। जी NCCI है, अल मशहूर ज़माना, जो एक यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डक्की को अरेस्ट करते हैं, टॉर्चर करते हैं, एक्सटॉर्ट करते हैं फॉर मनी। उसको सौंपा गया है काम कि जनाब आप चेक करें ये हो क्या रहा है कैम्ब्रिज एग्ज़ाम पेपर लीक्स में। अल्लाह करे जी वो चेक कर ले, बंदे फड़े जान, बच्चों के इम्तिहान तो हो सकें। सारी उम्र हमने सुना था कि जनाब सरकारी एग्ज़ामों में बड़ी जी चीटिंग होती है, बड़े पेपर लीक होते हैं, नई डेटें आती हैं, 2-2 साल रिजल्ट नहीं आते। तो सरकार ने कहा कि हम भेदभाव नहीं करते, हमारे लिए सब सिटीज़न बराबर है। ये महरोज साहब ने ऑफ कैमरा एक पॉइंट दिया, मैं इसके बाद आता हूँ। ठीक है, बड़े समझदार है महरोज साहब, महरोज इनका नाम है, याद रखिएगा। ठीक है, एक तरफ उन्होंने कहा कि हमारे पब्लिक स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ज़्यादती होती है तो प्राइवेट के साथ भी होनी चाहिए, और महरोज साहब ने उसकी वजह ही बता दी। उन्होंने कहा देखें पब्लिक एग्ज़ाम में जब चोरी होती है तो सरकार के ऑफिशियल पैसा कमाते हैं, लेकिन प्राइवेट में कैपिटल वॉल्यूम ज़्यादा है तो रियासत वहाँ से भी पैसा कमाना चाहती है, क्योंकि रियासत 2 किस्म के पैसे कमाती है। एक मेरे और आपसे जो टैक्स लेते हैं, हमारी जो खालें उतारते हैं, और दूसरा फिर देखें ना टैक्स तो सरकारी ख़जाने में जमा होता है, उनकी जेबों में क्या जमा होता है, ये सब कुछ। वो अफरीदी साहब ने एक तरीके से बात ठीक की है कि जनाब पाकिस्तान का मुस्तकबिल ठीक नहीं है, मैं अपने बेटे को बाहर इटली भेजना चाहता हूँ, कोई यहाँ रहना नहीं चाहता। तो हजूर आप अपने बेटे को ब्लू पासपोर्ट मत देते, आप अपने कंस्टिट्यूंसी के लोगों को ब्लू पासपोर्ट देते। पूरे NA-44 में जो सबसे कमज़ोर ख़ानदान था ना, उनको ब्लू पासपोर्ट देते कि पुत्र जाओ बाहर असाइलम सीख कर लो। कितनी वैसे शर्म की बात है, कितनी इंसल्ट है मुल्क की कि ब्लू पासपोर्ट इज़ अ डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, जिसके तहत आपका बेटा बाहर गया फिर वो असाइलम सीख कर है। यानी कि इटली भी सोचता कि ये प्रिविलेज आदमी हमारे मुल्क में है, पासपोर्ट के तहत जो सरकारी लेवल का होता है, ये यहाँ असाइलम सीख कर है। कमाल। और अभी बाय द वे इन्होंने रिसेंटली कानून पास किया है कि जो डिपेंडेंट्स हैं ना ऑफ पॉलिटिशियंस जो इलेक्टेड हैं, 28 साल की उम्र तक उनको ब्लू पासपोर्ट मिले। यार ये बच्चे छोटे काके हैं, ठीक है कि 28 साल की उम्र तक इनको ब्लू पासपोर्ट मिले ताकि ये दुनिया ज़रा इंजॉय कर सकें, ये फिर सकें। वैसे ही जितनी कोई नेशनल असेंबली मेंबर की तनख्वाह होती है, ये मुझे साबित कर दें ये टिकट कैसे लेते हैं यूरोप जाने का। इनकी इनकम टैक्स स्टेटमेंट्स खोलें ना, सदके जाऊँ। अच्छा, इस सारे टाइम पे अलीमा खान साहिबा अप्रोच करी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इमरान खान की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इलीगल है, इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। सलमान खान राजा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमें बता रहे हैं कि इमरान खान को टॉर्चर किया जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी एक आंख में विजन ख़त्म हो गया है। उनको 4th
इंट्राविट्रियल आई इंजेक्शन लगाए पिम्स पे अप्रैल 28 को, 1000 दिन उनके जेल में हो गए हैं। उनके अपने एमएनए क्या कर रहे हैं आपके सामने। एक वजह है ना कि लीमा खान साहिबा कॉल देती हैं डयाला के बाहर तो आता कोई नहीं है, क्योंकि सारे इस वक्त अपनी लूट मार में कर रहे हैं। बस सीएम केपी हमने चेंज कर दिया कि जनाब अब ये वाला सीएम केपी इनकलाब लेके आएगा। वो सीएम केपी सूबा चलाएगा या क्या करेगा। अभी केपी में क्या पोजीशन बनी हुई है कि एक टोटल लॉलेसनेस है। 1000 से जायद केपी गवर्नमेंट में ब्यूरोक्रेसी में एम्प्लॉयज़ मिले जो अपेरेंटली सिंपथाइजर्स हैं टीटीपी के साथ। ये रिपोर्ट्स फेडरल गवर्नमेंट ने बना के केपी को भेजी तो केपी ने कहा जी हम इनके खिलाफ एक्शन लेंगे। पता ही कुछ नहीं हो रहा। यानी कि पंजाब जो एक मॉडल था वहाँ पता चलता है कि सुथरा पंजाब में अरब रुपये की करप्शन हो रही है। सीसीडी के खाते तो लैदा है ना। पंजाब गवर्नमेंट की करप्शन हम आपको बताते ही रहते हैं। सिंध जहाँ पीपल्स पार्टी बैठी हुई है, बानी जमहूरियत पाकिस्तान, ठीक है, उधर से हमने कोकेन क्वीन पकड़ ली है जनाब, जो पता नहीं क्या क्या हरकतें करी है। और बलूचिस्तान तो हमें पता ही नहीं है ना क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में गवर्नमेंट है या नहीं है। तो ये आपके 4 सूबों की रिपोर्ट है टोटल। और आपको अगर फेडरल कैपिटल की रिपोर्ट दी है ना तो भाई कितने HIV के केस निकले वहाँ से। 15,000 तो मुल्क में ऐड हुए ना। 600 HIV के केस फेडरल कैपिटल से निकले माशाल्लाह। जी पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जो कायद आज़म ने इतनी मेहनत से अपनी जान मुल्क की खातिर वक्फ करके बनाया था। ज़ाहिर है एक बंदे को टीबी है, डॉक्टर ने कहा रेस्ट करो, उसने कहा नहीं मैं नहीं करूँगा। जिनकी बहन कौम की माँ ने अपनी जान दाव पे लगा दी आमरीत के ख़िलाफ़, ये वो मुल्क है। थोड़ा ज़्यादा हो गया, थोड़ा वापस खींचे, थोड़ा ज़्यादा आपको डिप्रेस कर दिया सुबह। कोई गल नहीं, होना चाहिए। मुझे पढ़ के डिप्रेशन होती है, मैं आपको बताया तो आपको भी डिप्रेशन हो जाती। लो जी, पाकिस्तान ने $250 मिलियन का पैंडा बॉन्ड लॉन्च कर दिया ताकि पाकिस्तान कैपिटल रेज कर सके अपने डेट के ऊपर। समझ गए आप। यानी कि हमारे पे कर्जा चढ़ा हुआ है, अब उस कर्जे के ऊपर लोन है। अब ये लॉन्च होगा चाइना के अंदर ताकि चाइना आपकी मार्केट से मज़ीद इन्वेस्ट कर सके। और इसके लॉन्च के लिए औरंगज़ेब साहब भी जा रहे हैं। 23 से 26 मई को शहबाज शरीफ साहब भी जाएंगे। ज़ाहिर है वो चाइना से मुज़ाकरात करेंगे पोस्ट जो ट्रंप की मुज़ाकरात हो रही है। लेकिन एक्चुअली क्या कहते हैं, इसी काम का वो फॉलो अप लेने जाएंगे। ये पैसे हमें आते हैं कि नहीं, कैसे आते हैं। लेट्स सी चाइनीज़ मार्केट्स कैसे रिस्पॉन्ड करती हैं इस बॉन्ड के आने से। होपफुली गवर्नमेंट कोई कैपिटल रेज कर पाती है। हाउएवर दिस इज़ नॉट अ सोल्यूशन एट ऑल। इनफैक्ट दिस विल जस्ट मेक द प्रॉब्लम वर्स। पर लेकिन ये बात हम कर करके अब वर्चुअली थक चुके। पाकिस्तान ने जनाब फतेह 4 क्रूज़ मिसाइल जो इंडिजियस ने डेवलप की है उसको सक्सेसफुली टेस्ट फायर कर लिया है, या SPR ने हमें बताया था। सिविल मिलिट्री लॉर्ड सक्सेसफुल ट्रेनिंग फायर और फतेह 4, या SPR की स्टेटमेंट चल थी। 450 कल्चरल आर्टिफैक्ट पाकिस्तान को अमेरिका ने हैंड ओवर किए हैं। इसको ऐसे सेलिब्रेट कर लिया जाए तो पता नहीं अमेरिका ने हमें शायद कोई 20-25 बिलियन डॉलर दे दिए। अच्छी बात है। होता क्या है कि जब आपके मुज़ाकरात चल रहे होते हैं मुल्कों के आपस में, तो जब आप स्पेस देते हैं किसी फॉरेन गवर्नमेंट को फॉर एनीथिंग, तो आपको कुछ देना होता है आवाम को एज चूरन, ताकि उनको समझ जाए कि जनाब हमने भी कुछ गेन किया। इंटरनेशनल की तरफ आते हैं तो वहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप का जो चाइना का विज़िट जा रहा है उससे अमेरिकन पंडित्स भी हैरान है और दुनिया भी हैरान है। इट इज़ एज इफ़ 2 ट्रेडिंग पार्टनर मिल रहे हैं आपस में। इट्स नॉट एज इफ़ 2 वर्ल्ड सुपर पावर्स आपस में मिल रही हैं। जैसा रशिया और अमेरिका की मुलाकात होती है तो उसके अंदर कोई तनाव का एस्पेक्ट होता है, कोई टेंशन होती है। इट इज़ ऑलमोस्ट एज इफ़ के फ्रेंड्स मिल रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि ट्रंप का जो पर्सपेक्टिव है और जो करंट डीप स्टेट इन अमेरिका का पर्सपेक्टिव है चाइना के बारे में, वो ये है कि इनके साथ धंधा करो। क्यों? क्योंकि जो अमेरिका की एलीट है उनको एक्चुअली अमेरिकन पॉपुलेशन की परवाह नहीं है, उनको अपनी जेबों की परवाह है। ट्रंप का जो काबीना गया था साथ, उसमें सियासतदान कम थे, धंधे वाले ज़्यादा थे। इलॉन मस्क था, कई और लोग थे। मैं पूरी एक फ़हरिस्त है, अगर मैं रोज़ भाई मुनासिब समझे तो फ़हरिस्त शो कर देंगे आपको कितने लोग हैं। आप वीडियो पॉज करके वो पढ़ सकते हैं कितने लोग गए हैं साथ। और ज़ाहिर है सब ने जाकर अपने मरासम सेट किए हैं, अपनी फैक्ट्रियाँ सेट की हैं, अपने कारोबार सेट किए हैं। तो दुनिया अब नेशन स्टेट से भी आगे चली गई है। जो आपका एलीट है दुनिया का, वो अब दुश्मनी में नहीं बिलीव करता। वो कहता है भाई सब माया है, हमारे साथ मिल जाओ, दुनिया को मिल के लूटो, ठीक है। और ट्रंप कहता है कि जब उससे पूछा गया फॉक्स न्यूज़ के जर्नलिस्ट की तरफ से कि जनाब चाइना के बड़े नफेरियस इंटेंशंस होते हैं तो आपको इसकी घबराहट नहीं है, तो ट्रंप आगे से उसने बड़ी अच्छी बात की। उसने कहा दे डू थिंग्स टू अस एंड वी डू थिंग्स टू देम। यानी कि उसने कहा छोटी मोटी शरारतें तो चलती रहती हैं लेकिन बेसिकली हम एक पेज में। तो साथ ही कि उसने कहा कि जो है उसने मुझे कहा, उसको मैंने कहा कि यार तुम तेल खरीदो टेक्सास, लुइसियाना और अलास्का से। उसने कहा जी हाँ फिट है, मैं ख़रीद लेता हूँ। उसने तो तेल परचेज़ करना है, जितनी सप्लाई की रिक्वायरमेंट चाइना का है वो कोई मुल्क पूरी नहीं कर सकता। साथ ही ट्रंप ने अनाउंस किया कि बीजिंग तकरीबन 200 एयरक्राफ्ट बोइंग से ख़रीदेगा।
यानी कि ट्रंप जहाँ जाता है तो वो अपने लिए, अपने एलीट दोस्तों के लिए डीलें सिक्योर कर देता है, और उसका थोड़ा बहुत बेनिफिट अगर लोगों को हो जाए चलो वो अनाउंस कर देता है। उसको ऐसा कोई इतनी परवाह नहीं है। इनफैक्ट जो अमेरिकन प्रेसिडेंट्स थे पुराने, उनको भी अवाम की परवाह नहीं थी, लेकिन वो छुपा बेहतर लेते थे। ट्रंप सीधा आदमी है, बोल देता है कि भाई सही आदमी है ना, मैं करूँगा अपनी मर्जी, जो पटना है पट लो। उसने कहा हमारी ईरान की डिस्कशन हुई, मैं और जी सेम पेज पे हैं, हम सोचते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ को खुलना चाहिए। वैसे इस वक्त तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ बंद है, पहले ईरान ने बंद किया, फिर उसको हमने ऊपर बंद कर दिया। मतलब ये अजीब सी वो नॉन सेंसिकल सा वो स्टेटमेंट इस पर देता होता है, लेकिन ये स्ट्रेट खुलना चाहिए। साथ ही जी ने कहा कि डील बनाओ, कोई हमारी मदद की ज़रूरत तो बताओ, हम इंशाल्लाह ज़रूर मदद करेंगे। उसके बाद उसने कहा कि जितना तेल ख़रीदता है चाइना ईरान से, तो ज़ाहिर बात है चाइना की तो ख्वाहिश होगी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ करे। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात है कि ये मुज़ाकरात वहाँ हो रहे हैं और ये स्टेटमेंटें आ रही हैं, तो चाइना के जो ऑयल टैंकर है ना वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ से पास कर रहे हैं। ईरान ने उनको पैसेज दी है, और ईरान के बाद अमेरिका ने भी उनको पैसेज दी है। यानी कि ये सब है फ्लफ़, चाइना को तेल पहुँच रहा है। आप बात समझ रहे हैं? और चाइना हर जगह सेफ़ प्ले कर रही है। हाँ, सिर्फ एक पॉइंट था जो इस पूरी मुज़ाकरा इंटरेक्शन में थोड़ा सामने आया था। चाइना ने एक स्टेटमेंट दी थी कि जनाब ताइवान के मामले पे अमेरिका जो है ज़्यादा बातचीत ना करे, और अमेरिका ने की भी नहीं। ताइवान का मामला फेयरली अब लग रहा है कि सेटल्ड है, कि ये चाइना ही है, ठीक है। जिस तरह हांगकॉन्ग वो चलाते हैं, जिस तरह श्रीलंका चला रहे हैं, जिस तरह मलेशिया चाइना चलाता है, ठीक है। ताइवान भी आप सेटमेंट कर लें, हम उसमें ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि हम ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं लैटिन अमेरिका, ग्रीनलैंड और मिडिल ईस्ट के मामला के अंदर। अब आते हैं जी मसीह दज्जाल बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ। बेंजामिन नेतन्याहू ने अनाउंस किया कि जनाब 60% गाज़ा स्ट्रिप को हम कंट्रोल करते हैं, और आने वाले कल में देखेंगे कितना ज़्यादा होता है। यानी उसने एक इंडिकेटर दे दिया। साथ उसने कहा कि हम जो जेरूसलम है उसको इजरायली सॉवरेंटी में फॉरएवर एंड एवर रखेंगे। यानी कि उसने कहा जेरूसलम हमारे लिए नो गो एरिया है, ये एज पार्ट ऑफ एनी नेगोशिएशन है ही नहीं। फिर उसने कहा कि जो हमारे दुश्मन हैं वो हम सबको तबाह करना चाहते हैं, वो कोई फ़र्क नहीं करते राइट लेफ्ट, सेकुलर, रिलीजियस, जूस और अरब्स में। यानी कि वो सिग्नल दे रहा है अरब मुल्कों को, जनाब ईरान जो है वो तुम्हें भी तबाह कर देगा। और यही वो रेटरिक और बुलशिट है जो उसने बेची थी यूएई को। अब नेतन्याहू की जो मीटिंग है यूएई के साथ, वो पीएम ऑफिस ने कंफर्म किया है इजराइल के। यानी कि उन्होंने अनाउंस किया कि जनाब बिल्कुल नेतन्याहू गया था, सीक्रेट मीटिंग हुई थी जंग में। इसके बरक्स यूएई की गवर्नमेंट कह रही है ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। फिर यूएई ने लॉन्च किया, जो उनके टाउट होते हैं साफ़ी, जिस तरह हर मुल्क के होते हैं, कि आप बताएं लोगों को जनाब हम तो मिले ही नहीं है। अब उस बंदे का नाम क्या है, इधर लिखा हुआ है, अब्दुल खालिक अब्दुल्ला। उसने कहा जनाब यूएई कैटेगरी डिनाई करता है वॉर क्रिमिनल नेतन्याहू एवर विजिटेड द यूएई एट एनी टाइम, और कि हम बच्चे मारने वाले बंदे को कभी पनाह नहीं देंगे यहाँ पे। अच्छा, ये बड़ी सी स्टूपिड बात की है, क्योंकि बच्चे मारने वालों से आपने वेपन्स लिए, बच्चे मारने वालों से आपने मुसाद एजेंट्स लिए, बच्चे मारने वालों से आपने यहाँ पे ट्रूप्स लिए, जिसके तहत आपने अपनी एयर डिफेंस खड़ी की। तो आप क्या बुलशिट कर रहे हैं? और रियलिटी ये है कि ज़्यादा इम्कान है कि ये मीटिंग हुई है, एक क्योंकि दो गवर्नमेंट्स अभी डिफरेंट डायरेक्शंस में, तो वी डोंट नो। अब्बास अरगाची साहब ने इस पर ट्वीट किया, उन्होंने कहा एनिमिटी विद द ग्रेट पीपल ऑफ ईरान इज़ अ फूलिश गैम्बल, कलूजन विद इजराइल इन डूइंग सो इज़ अनफॉरगिवेबल, दोज कलूडिंग विद इजराइल टू सो डिवीजन विल बी हेल्ड टू अकाउंट। ओपन पे कहा। फिर उन्होंने ट्वीट की, डिस्कॉर्ड क्रिएट करने के लिए, दंगा फसाद करने के लिए कुवैत ने गैर कानूनी तरीके से ईरानियन कश्ती पे हमला किया है और 4 हमारे शहरी पर्शियन गल्फ़ में उठा लिए हैं, और ये इलीगल एक्शन वहाँ पे हुआ है उस आइलैंड के पास जो अमेरिका इस्तेमाल करता है अटैक करने के लिए। यानी अरगाची साहब ने 2 बातें कि यूएई भी मुलव्वस है और कुवैत ने भी आइलैंड्स दिए हुए हैं अमेरिका को हम पे अटैक करने के लिए। फिर उन्होंने कहा कि यूएई अमेरिका और इसराइल के साथ खड़ा था इस जंग के अंदर। इसराइल द ज़ायनिस्ट रजीम एंड यूनाइटेड स्टेट्स कैन नॉट ब्रिंग देम सिक्योरिटी। यानी उसने कहा कि जनाब हम तुम्हारे हमसाए हैं, अमेरिका और इसराइल तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। ब्रिक्स की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, जहाँ पे यूएई और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का आमना सामना भी हुआ। वहाँ पे उन्होंने बात की अरगाची साहब ने, द क्राइम्स एंड द वेस्टर्न साइलेंस दे आर मेट विद कैन ओनली टेक प्लेस इफ देयर इज़ अ सेंस ऑफ इम्प्यूनिटी, द फॉल्स सेंस ऑफ entitlement must be shattered by all of us. Iran therefore calls upon BRICS member states and all responsible members of the international community to explicitly condemn violations of international law by the US and Israel. ये तो मीटिंग में बात हुई। मीटिंग के बाहर जो उनका क्लैश हुआ, वहाँ पे अरगाची साहब ने कहा कि जनाब मैंने यूएई का नाम नहीं लिया ओपनली मीटिंग में बैठ के, लेकिन बेसिकली यूएई भी अपनी पैसों की खातिर ये सब कुछ दंगा फसादात करवा रहा है। और रियलिटी ये है दोस्तों कि यूएई का जो रोल रहा है पिछले कई सालों में, वो उसने मुसलमान मुल्कों को नुकसान पहुंचाया है एक्टिवली जाके, और वो अच्छा किरदार रहा नहीं है। फिर भी हमारे यहाँ पे मैं देखता कुछ यूट्यूबर जनाब यूएई की तारीफ़ें कर रहे होते हैं।
यहाँ पे कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं जो यूएई गवर्नमेंट शायद पैसे देती हैं या पता नहीं शायद उनके कारोबार हैं वहाँ पे, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए वो यूएई के कलाबे गा रहे होते हैं। और कुछ हमारे दोस्त वहाँ बैठे हुए हैं यूएई के अंदर, पाकिस्तानी, जो वहाँ बैठे कलाबे गाते हैं। अल्लाह इनको हिदायत दे, मैं तो यही कह सकता हूँ। ईरान फॉरेन मिनिस्टर स्पोक्समैन इस्माइल बघाई कहता है कि जिन्होंने छुप के बिट्रेल किया है वो पब्लिक के सामने हम एक्सपोज करेंगे। यानी कि उन्होंने भी क्लियर सिग्नल दे दिया कि जनाब हम बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं किसी भी किस्म चीज़ के लिए। ईरान का जो ओवरऑल मौक़िफ़ है कि हम हर किस्म की जंग के लिए तैयार बैठे हुए हैं, और अमेरिका और ईरान की डील होते हुए दूर दूर तक फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा, जिसकी वजह से मार्केट्स में भी फ्लक्चुएशन चल रही है। अब इधर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। यूएस एम्बेसडर टू इसराइल माइक हकबी ने, जो बिल्कुल आप समझे ज़ायनिस्ट का पालतू कुत्ता है, उसका टकर कार्लसन ने भी इंटरव्यू किया था, बिल्कुल वो आप समझे उनका डॉगी है, उसने कहा कि जनाब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने इसराइल के साथ कुछ नहीं करना। ये वो अपनी पॉपुलेशन अमेरिका को एड्रेस कर रहा है। उसने कहा कि अगर आपने इसराइल के साथ कुछ नहीं करना, ठीक है, अपना सेलफोन दे दें, अपनी कार नेविगेशन दे दें, मेडिकल इनोवेशंस वापस कर दें जो आपकी फैमिली वालों को बचाती है, जो आपकी कन्वीनियंस है ज़िंदगी में, लाइक चेरी टमेटो, सीडलेस वाटरमेलन्स, वो भी ना खाया करें। फिर उसने कहा कि क्यों ना आप इनवीडा और इंटेल की कोई भी चिप चीज़ को इस्तेमाल करना छोड़ दें और अपने कंप्यूटर्स और पूरा जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है इसको भी फेंक दें। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सब कुछ इसराइल की वजह से, और अगर आप इसराइल से नफरत करते हैं तो फिर आपको ये चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। अब ये इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ की, इन्होंने इसराइल और जूस को सेम कर दिया। इसराइल और जूस को सेम कर दिया। नॉर्म फिल्करस्टीन जू है, वो इसराइल से नफरत करता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन से इसराइल के बारे में जो बातें की थी उनके मौक़िफ़ात इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, आप पढ़ सकते हैं। नोम चॉम्स्की यहूदी है लेकिन वो इसराइल से नफरत करता है। इन्होंने बेसिकली दुनिया को क्या बेवकूफ़ बनाया हुआ है कि जनाब इसराइल सब यहूदियों को रिप्रेजेंट करता है, लिहाजा अगर आप कोई भी चीज़ किसी भी यहूदी से एट एनी पॉइंट इन टाइम बनाई हुई इस्तेमाल करेंगे तो वो इसराइल की है। और ये पैरेट करता है अमेरिका बिलीफ। ये उन्होंने अपने लोगों को बाकायदा गुट्टी में डाल के दिया है। अब उनके लोग जाग रहे हैं तो उनको दोबारा ये गुट्टी में डाल के चीज़ दे देंगे, जनाब बिल्कुल यहाँ से भाग जाओ। और दूसरी बात, इसराइल ने ये इन्वेंशंस नहीं की, यहूदियों ने ये इन्वेंशंस की हैं उन गोरे मुल्कों में बैठ के जब उन्होंने दुनिया का पैसा लूटा, उन्होंने दुनिया को यरगमाल बनाया, उनके लोगों के साथ ज़्यादती ज़बरदस्ती की, उनके लोगों में फैमिन क्रिएट की, उनके इलाके माइन किए और इतना पैसा इकट्ठा किया कि वो साइंस पे पैसा लगा सकते थे। तो ये जो इन्वेंशंस आप बात कर रहे हैं ना, ये चीज़ें ये दूध की धुली हुई नहीं है, ये हमारी पैसों से हुई हुई हैं। यूरोपियन एम्पायर्स ने सब कॉन्टिनेंट को लूटा। जो ब्रिटिश एम्पायर का जूल था वो सब कॉन्टिनेंट था। दी अमाउंट ऑफ मनी जो वो यहाँ से लेके गए हैं और जो डिस्ट्रक्शन यहाँ से कॉज करके गए हैं, वर्ल्ड वॉर 2 तो हमने उनकी लड़ी है, इनके पास बंदे कहाँ थे लड़ने के लिए जंग। रियलिटी ये है कि जो भी एम्पायर ऑफ द टाइम होता है वो दुनिया के रिसोर्सेज पे कब्जा करता है। उस पैसे के एवज जब एक सरप्लस होता है तो वो फिर अपने साइंसी अलूम को तरक्की देता है। ये हर एम्पायर करता है यार। लेकिन आज मॉडर्न डे में आपको लोग बताते हैं मौजब फाते के हैं कि देखें ना, उन्होंने आपको कंफर्ट दे दिया। और इनफैक्ट जो बात माइक हकबी ने की है ना, ये लिटरली मसीह दज्जाल वाली बात है कि देखें ना, जो दज्जाल है वो तो आपको खाना दे रहा है, तरक्की दे रहा है, सोना दे रहा है, बेहतर ज़िंदगी दे रहा है, तो आप क्यों लड़ रहे हैं दज्जाल से? हक की खातिर लड़ रहे हैं। ये हार्श रियलिटी है। सेक्रेटरी मार्को रूबियो से शॉन हैंटी जर्नलिस्ट हैं फॉक्स के, उन्होंने सवाल जवाब किए, ये भी चाइना के ट्रिप पे गए हुए थे, कि जनाब व्हाट इज़ योर रीड ऑन प्रेजेंट जी। उन्होंने देखें चाइना का प्लान है, हमारा भी प्लान है, उन चाइना को बिलीव है कि दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री बन जाएगी। हम चाइना को रोकना नहीं चाहते पर उनका राइज हमारे एक्सपेंस पे नहीं होता। यानी कि ये क्या है, बॉडी लैंग्वेज है कि चाइना और हम मिल के दुनिया को चलाएंगे, हम एक आपस में एग्रीमेंट कर देंगे। ट्रंप ने तो ये कह दिया कि जनाब असल में दुनिया है G2, G7, G8 शेट कुछ भी नहीं है। यही जो इंडिया न्यूज़ चलता था कि हमें G7, G5, G8 में बुला लिया है, तो ट्रंप ने कह दिया जनाब G2 है, हम हैं और चाइना है, बस बाकी सब नॉनसेंस बुलशिट है। इनफैक्ट जो ट्रंप के पुराने बयान आते हैं अगर आप उनको समझें इस रोशनी में, तो वो कहता है मैं इंटरनेशनल लॉ को मानता ही नहीं, मतलब मुझे फ्रांस ये मुल्क बताएंगे, चक्कर ही कोई नहीं भाई, मैं हम और चाइना है, हम आपस में कर लेंगे। और चाइना को भी ये मॉडल सूट करता है कि UN बाईपास हो जाए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पास हो जाए, चाइना और अमेरिका ही डायरेक्ट बैठ के बात कर लें। ज़ाहिर है दो ही चौधरी पिंड में आपस में बात कर लें। अच्छा, वैसे अगर दुनिया इस रुख में जाती है तो फिलहाल ये पाकिस्तान के लिए फेवरेबल है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान भी बहुत करीब है और पाकिस्तान और अमेरिका भी बहुत करीब है। सिर्फ दिक्कत क्या है कि हमारे लीडर्स इनकॉम्पिटेंट हैं। मसलन वो इस अपॉर्चुनिटी का भी फ़ायदा नहीं उठा पा रहे।
मतलब यहाँ पे इस वक्त पैसों की रेल फेल होनी चाहिए कि यार चाइना भी हमारे साथ बहुत करीब है, अमेरिका भी बहुत करीब है। मसलन चाइना हमें J-35 तो दे रहा है, जो बहुत अच्छी बात है, हमारे पास स्टेल्थ प्लेन्स आ रहे हैं, लेकिन हम चाइना से पैसा नहीं ले पा रहे मुल्क चलाने के लिए, और अमेरिका से भी नहीं ले पा रहे। हाँ, अमेरिका ने IMF की शक्ल में हमें एक लोन दिया हुआ है जो बिल्कुल हमारी इकॉनमी को तबाह कर रहा है, हमें और मफलूज कर रहा है उसके सामने। अब देखते हैं ये पैंडा बॉन्ड क्या होता है, वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अच्छा, इसी मुज़ाकरात के दौरान, यानी कि अमेरिका चाइना G2 मुज़ाकरात कर रहे हैं, उसी के दौरान ईरान जो है ये स्टेटमेंट्स दे रहा है, UAE स्टेटमेंट्स दे रहा है, इसराइल स्टेटमेंट्स दे रहा है अमेरिका को दिखाने के लिए, माइक हकबी भी स्टेटमेंट्स दे रहा है अमेरिकन पॉपुलेशन को बताने के लिए इसराइल कितना ज़रूरी है। इसी दौरान ईरान जो है वो तेल के टैंकर चाइना का रिलीज़ कर रहा है, और इसी के दौरान रशिया ने वन ऑफ द बिगेस्ट अटैक्स लॉन्च किया यूक्रेन के ऊपर, जहाँ पे उन्होंने 1567 ड्रोन सिंस वेंसडे और 656 मिसाइल्स ओवरनाइट मारी, और उन्होंने कीव और बाकी सिटीज़ को टारगेट किया। 27 सिविलियंस उन्होंने वहाँ पे मार दी 2 दिन के ऊपर। 180 फैसिलिटीज़, ओवर 50 रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, इलेक्ट्रिकल सप्लाई रूट्स उन्होंने 11 रीजन्स में डिसरप्ट कर दिए, यानी कि पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ओडिशा एंड रेलवे कम्प्लीटली तबाह किया। ये उन्होंने आपको करके दिखा दिया। यानी कि जो उन्होंने एक बीच में ब्रेक ली थी इन द वॉर, अपनी वर्ल्ड वॉर 2 की आई थिंक वो एक विक्ट्री परेड है, उसका नाम मुझे भूल गया, वो करने के लिए उसके बाद उन्होंने अटैक लॉन्च कर दिया। यानी कि उन्होंने दुनिया को सिग्नल दे दिया कि बिल्कुल जनाब, चाइना अमेरिका जो मर्जी मुज़ाकरात करते रहें, रशिया अपनी मर्जी करेगा। इनफैक्ट इसके ऊपर यूक्रेन ने बहुत शोर मचाया, कुछ यूरोपियन मुल्कों ने शोर मचाया, लेकिन ना रशिया ने कोई स्टेटमेंट दी, ना चाइना ने दी, ना अमेरिका ने। क्योंकि रशिया, अगर आप उसको G2 में नहीं समझते, तो वो डेफिनेटली चाइना का इतना क्लोज एला है कि उसके ऊपर कमेंट अमेरिका नहीं करने को तैयार है इस वक्त। तो ये है जी दुनिया की पोजीशन आपके सामने। हमसाए मुल्क पे आ जाओ, तो उनके जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने अपना मोटरकेट का साइज़ कट किया फ्यूल सेव करने के लिए, क्योंकि वो लोगों को ऑस्टेरिटी की तरफ लेके जा रहे हैं, कह रहे हैं जनाब आप तेल कम इस्तेमाल करें। उन्होंने वैसे तेल की सप्लाई कम नहीं की, उन्होंने लेवी नहीं लगा दिया ज़्यादा, उन्होंने सिर्फ लोगों से रिक्वेस्ट किया कि आप तेल कम इस्तेमाल करें। वहाँ पे दुकानें 8 बजे बंद नहीं हो रही, सिर्फ रिक्वेस्ट की है कि आप तेल कम कर लें। पाकिस्तान में तो डायरेक्ट सरकार ने कहा कि जनाब ऐसे नहीं, ऐसे चलेगा। और साथ ही उनके जो सीनियर RSS के लीडर और एक्स इंडियन आर्मी चीफ हैं, वो कह रहे हैं पाकिस्तान के साथ डायलॉग करें। अब RSS के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, अगर मैं नाम गलत लूँ तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, दत्तात्रेय होसाबले एंड फॉर्मर इंडियन आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवाने, उन्होंने कहा है कि जनाब हमें पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए, डिप्लोमेटिक चैनल खोलने चाहिए, पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन करनी चाहिए। उन्होंने कहा जो वाजपेयी की लाहौर बस विज़िट थी एट पास आउटरीच, ये एक अच्छा स्टेप था, हमें इन कामों को तरजीह देनी चाहिए। यानी कि एक तरफ इन्होंने पूरा हिंदू मुस्लिम मामला पखाया हुआ है, वेस्ट बंगाल में ये मुसलमानों के घर तबाह कर रहे हैं, वहाँ पे इलेक्शन जीत के, अभी गवर्नमेंट बनी नहीं उनकी, सिर्फ इलेक्शन जीते, और साथ ही पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इन्होंने नफ़रत उगली। जब दुनिया ने इस नफ़रत को रिजेक्ट किया, तो अब उन्होंने ये कहानी भी पेश कर दी कि जनाब हमें तो पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए, हमारा इतना मामला नहीं है। इससे आपको क्या नज़र आता है कि मोदी जो भी करता है वो एक्चुअली इंडिया के लिए नहीं करता, अपनी जमात के लिए करता है। जब वो हिंदू मुसलमान करवाता है इलेक्शन से पहले, जब वो पाकिस्तान के बारे में बातें करता है इलेक्शन से पहले, तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा होता है। एज द एवरेज इंडियन वोटर, अगर आप इस मुद्दे के ऊपर उनको वोट देते हैं कि जनाब वो पाकिस्तान को उसने नाको चने चबवा दिए, और जो इनके मेजर सूर आरिया वगैरह हैं, ये जो आपको समझा रहे होते हैं कि जनाब हमने पाकिस्तान का ये कर दिया, हमने लाहौर में पोर्ट तबाह कर दिया, ये आपको बेवकूफ़ बना रहे होते हैं यार, और आप बनी जा रहे होते हैं। अब एट द सेम टाइम जब ये सारी बुलशिट हो रही है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा तूफ़ान है जो 111 लोग फौत हो गए, 200 से ज़ायद घर तबाह हो चुके हैं। गेल, लाइटनिंग और रेन ने पूरे के पूरे स्टेट को ऐसे दबाया हुआ है। तो आपके मुल्क में क्राइसिस चल रहा है यार, और आप क्या कर रहे हैं? अभी तो जो साउथ में स्टालिन को हरा के इलेक्शन जीता है, वो साउथ का एक्टर, उसका नाम मुझे भूल गया है, उसके खिलाफ भी प्रोपेगेंडा स्टार्ट हो गया है, विजय, ठीक है। तो ये रियलिटी है यार। मैंने आपको बताया कि चाहे ट्रंप हो, चाहे जी हो, चाहे पुतिन हो, चाहे हमारी सरकार हो, ये अमीर लोग हैं। ये अमीर लोग दुनिया के सारे इकट्ठे होते हैं और ये फैसला करते हैं यार ठीक है, कुछ चूरन हमें दे दो, हम अपने लोगों को बेचते हैं, बाकी हम तुम्हारे साथ हैं, धंधा करो इकट्ठे भाई। और ये अमीर हुई जा रहे हैं और हम गरीब हुई जा रहे हैं। और जो सियासतदान आता है, मैं नई ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देता है। तो एलीट कैप्चर बहुत रियल है मेरे भाइयों। आप लोग कुछ बातें पर्सनली ले लेते हो, आपको लगता है कि फ़लाँ बंदा बचाएगा फ़लाँ, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जागना होगा,
हम पिट उठे हैं 3 साल से, क्या है जो मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम है ये आप और मेरे लिए बना ही नहीं है। इसके लिए आपको इमोरल होना पड़ता है, इसके लिए आपको सरकार के साथ टौटी करनी पड़ती है। यू हैव टू स्लीप विद द डेवल इस सिस्टम के लिए। आपको समझ ही नहीं आ रही बात। मतलब आपके मुंह के सामने 2 ग्लोबल सुपर पावर्स की मुज़ाकरात हो रही है, अमेरिका और चाइना, और कौन जा रहा है? 50,000 बिजनेसमैन जा रहे हैं उसके साथ। मोदी कहीं भी जाता है तो वो अडानी को साथ लेके जाता है नेगोशिएट करने के लिए हर चीज़। मतलब जब वो अमेरिका गया अडानी को साथ को लेके गया, ऑस्ट्रेलिया गया अडानी को साथ को लेके गया। तो ये ओलिगार्क्स बन रहे हैं सिर्फ, जो रशिया का मॉडल है, जो चाइना का मॉडल है, ये सारी दुनिया कर रही है। पाकिस्तान में ऐसे आप नोट कीजिएगा, जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट कहीं भी जाती है, किसी मुल्क जाती है, तो ऑनराज में नाम पढ़िएगा, सहाफ़ी साथ जाते हैं जिनके फ़ौरन टोर लगते हैं, इन्जॉय करते हैं। ये एक बड़ा अच्छा तरीका होता है सहाफ़ियों को एंटरटेन रखने का, ताकि वो प्रो आपकी बातें करते हैं। यहाँ पर 7 कारोबारी जाते हैं। अच्छा, वो आपके जहाज़ों में ना जाएं तो आप जो 7 कमर्शियल फ़्लाइट्स उड़ रही होती हैं उनमें मैनिफेस्ट चेक करें तो उनमें जा रहे होते हैं डीलें बनाने यार। अब सुथरा पंजाब हुआ पाकिस्तान में, 1 अरब रुपए का सैंडल सामने आया है। सुथरा पंजाब का ठेका किसको दिया, क्यों दिया, कौन बिजनेस कर रहा है, उसका क्या रिलेशन है शरीफ फैमिली से, आप निकाल लें। तो ये पूरा नेक्सस है और ये पूरी दुनिया में है, कोई दुनिया से मुक्त नहीं है। जो बहुत अमीर मुल्क होते हैं उसमें करप्शन एक डिफरेंट तरीके से होती है, लेकिन उतनी ही बड़ी होती है। जो बहुत गरीब मुल्क होते हैं उसमें करप्शन थोड़ी बेसिक होती है, आपको पता चल जाती है। तो ओवरऑल भाई बहुत सख्त सूरत हाल है। और रियासत किस चीज़ में मसरूफ़ है कि रियासत कहती है कि जनाब ये जो बच्चे बच्चियां काम कर रहे हैं ना किसी भी न्यूज़ एजेंसी में, इनकी जेबें चेक करो, ये शायद किसी दहशतगर्द तंजीम में, और उनको घरों से उठा लेते हैं। ये हमको साथ की बात बता रहे हैं। इंशाल्लाह जिस दिन हमारा भाई साथ बाहर आएगा तो हम आप लोगों को बताएंगे असल में क्या हुआ। हम सिर्फ सब्र कर रहे हैं, और बिल्कुल आप हमारे सब्र को कंफ्यूज ना कीजिएगा बुज़दिली में। हम स्टोरी खुद नहीं है, इसलिए हम रोज़ आपको नई से नई इन्फॉर्मेशन ला के देते हैं। दुआ करें साथ के लिए, हमारे लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए, और दुआ करें कि अल्लाह इतना सा रहम हमारे हुक्मरानों के दिल में डाल दे, क्योंकि रोज़े मैशत जो पकड़ होनी है बहुत बड़ी है। लोग मरे जा रहे होते हैं लीडर बनने के लिए, सियासत में आने के लिए, और हम डर रहे होते हैं कि यार ये किस तरह इतनी बहादुरी दिखाते हैं, इनको कितना कॉन्फिडेंस है कि ये इतना हक़ और इंसाफ कर देंगे कि जनाब मामला कितने बेहतर हो जाएंगे। हम सब के लिए दुआ कीजिएगा। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।